हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम 20 इम्पॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन लेकर के आए हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है उसको हम लोग देखते हैं। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे तो अपने आप खुल जाएंगे। चलते हैं, हम लोग भी दरवाजे को खोलते हैं दोस्तों। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से उल्लेख होता है। किसका उल्लेख होता है? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वासुदेव का। चलिए अब ये जानते हैं हेलियोडोरस। देखिए, हेलियोडोरस जो था वो तक्षशिला के राजा एंटियालकीडस के राजदूत थे। कौन? हेलियोडोरस। चलिए अब जानते हैं, हेलियोडोरस ने एक स्तंभ का निर्माण किया। कहाँ पर? तो बेसनगर में। बेसनगर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। और इसी को हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा गया, जिसका निर्माण 190 ईसा पूर्व में किया गया था। कहा जाता है यहाँ पर जो देवाधिदेव वासुदेव का गरुड़ ध्वज अर्थात स्तंभ है, जो कि भिलसा रेलवे स्टेशन से पश्चिम की तरफ है और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो जिला विदिशा है। तो यहाँ पर जो है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख किसका मिलता है? तो वासुदेव का गरुड़ ध्वज स्तंभ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहा जाता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से ही प्राप्त होता है। तो ये था आपका हेलियोडोरस की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम किस राज्य में है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कांचीपुरम को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और जो कैलाश मंदिर है वो भी आपका कांचीपुरम में ही है। देखिए, पुराणों में क्या कहा गया है वो थोड़ा सा सुन लें। पुष्पेषु जाति पुरुषेषु विष्णु नारीषु रंभा नगरेषु कांची। अर्थात कांचीपुरम का अर्थ बोला गया है। कांची का अर्थ ब्रह्मा होता है, आंची का अर्थ पूजा होता है, पूरम का अर्थ शहर होता है, अर्थात ब्रह्मा को पूजने वाला स्थान कांचीपुरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त के पहले आए, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद आए। ठीक है, और ये विष्णु का उपासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल। क्यों कहा जाता है जी? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है, बस। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग गुप्त काल को कहा गया। क्यों कहा गया? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और ये जो लौह स्तंभ है इसकी ऊंचाई 7 मीटर लगभग है और ये दिल्ली में स्थित है। अगर इसका आप चेहरा देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख लें। क्या है इसका? देख लीजिए, ये आपका कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है?
तो देखिए गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के को कहते हैं रुपयक या रूपक कहा जाता है। और एक चीज, दिनार भी जो है ये गुप्त शासकों में ही जारी किया गया। देखिए गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। और एक बात, कारसापन क्या है? तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते थे, इसी को साहित्य में कारसापन कहा गया। कारसापन, पनी, तांबा का जो पौराणिक सिक्का था उसको हम लोग पनी या पन कहते थे। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विदेशी शासक ने तक देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे ऐसा कहा? तो ये कहने वाले थे आपके श्री श्री 108 ह्वेनसांग, जो 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में गहन शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। 629 ईस्वी में भारत आए थे। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आए थे। मेगास्थनीज सेकेंड है आपका। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, जो चीनी यात्री था। डायमेकस जो सीरियन नरेश, टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का, निम्न में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध है? देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बिहार। और थोड़ा स्थलबद्ध के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये जो आपका ऊपर वाला इलाका है वो आपका क्या है? स्थलबद्ध है। तो यहीं से देखिए बिहार जुड़ा हुआ है। अब बाकी देखिए जल वाला क्षेत्र है, जो कि बाकी आपका ऑप्शन है वो भी देख लीजिए क्या क्या है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से एक चीज आप और जान लें कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो जल से जुड़े हुए हैं, अर्थात तटीय क्षेत्रों से पड़े हुए हैं। तो वो देखिए आपका कुल मिलाकर 9 राज्य होगा। यहाँ पर देखिए गुजरात हो गया, इधर आपका महाराष्ट्र हो गया, इधर गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्य तटीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बेलगाम होगा, बेलगांव होगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला का हम बात करें तो आपका बेंगलोर नगर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो देखिए चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद ले कार्बुजियर था। स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ये थे ले कार्बुजियर। लेकिन इन्होंने चंडीगढ़ का अगर देखा जाए मूल रूप से मास्टर प्लान अमेरिकी वास्तुकार एल्बर्ट मेयर थे इसके। लेकिन इनको किसी के स्थान पर भेजा गया था, तो इन्होंने ही वास्तुकार, अर्थात इनके पहले जो थे वो क्या हो गए, मर गए, गुजर गए, और उनके स्थान पर जो ले कार्बुजियर आए और इन्होंने ही क्या किया, इनका नामकरण किया, इसका जो है वास्तुकार किया। और कहा जाता है चंडीगढ़ में सेक्टर 13 नाम से कोई सेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार जो ले कार्बुजियर थे वो इस अंक को अशुभ मानते थे। और चंडीगढ़ को कहा जाता है चंडी का किला भी कहा जाता है चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ का जो राजकीय चिन्ह है वो ओपन हैंड है, खुला हाथ है। और यहाँ का जो फूल है वो ढाक है। और चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है जिसका निर्माण नेकचंद ने किया था। सुखना झील के पास वो स्थित है। गुलाबों का शहर भी चंडीगढ़ को कहा जाता है, लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। एक और चीज जान लेते हैं, एडविन लुटियंस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार था हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। और जो रेडक्लिफ ब्राउन थे वो ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान के पिता थे। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है, भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और
जाड़ा में यहाँ पर अधिक से अधिक वर्षा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए देख लीजिए मध्य प्रदेश कहाँ पर है आपका, तो ये आपका रहा मध्य प्रदेश, ये आपका रहा मध्य प्रदेश। और कौन कौन सा है, किस किस से घिरा हुआ है, तो देख लीजिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आपका, हाँ तेलंगाना नहीं होगा, तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, सेकेंड स्थान पे आपका तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर कौन है। देखिए काफी पुराना क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार से आए, बुक के हिसाब से आए, तो आपका आंसर होगा द्रास लद्दाख। लेकिन आप जान लीजिए कि अभी जो है नासा ने सबसे ठंडा प्रदेश जो बताया वो अंटार्कटिका बताया कि -89.2% जो 89.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ का जो है ये तापमान है, मतलब माइनस में। और पहले जो है सबसे ठंडा स्थान विश्व में बर्खोन्यास्क साइबेरिया रूस था। कहते हैं कि वहाँ पे लोग चाय भी पीते थे तो दूध जो है बर्फ के टुकड़े की तरह तोड़ करके देते थे, इस तरह से था। वहाँ पे गाय के स्तन को जो है बांध करके, कपड़े से बांध करके रखा जाता था और धूप में 1 घंटे के लिए उसको निकाला जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में अंटार्कटिका पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर बर्खोन्यास्क है, तीसरे स्थान पर आपका द्रास लद्दाख होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी के चित्रांचल पहाड़ी पर किस मंदिर, मतलब पर डैश का मंदिर स्थित है, तो देखिए इसमें जो है आपका वो हो जाएगा आंसर इसका नवग्रह का। ठीक है, कहा जाता है यह ज्योतिष विज्ञान और खगोलीय अनुसंधान का केंद्र भी है। यह आपका क्या, नवग्रह, जो कि कहाँ स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है। देखिए इसमें एक ऑप्शन में आपका उग्र तारा है, थोड़ा सा उग्र तारा के बारे में भी जान लीजिए। ये उग्र तारा जो है कहाँ है, तो सहरसा जिले में स्थित है, तंत्र साधना के लिए विख्यात है, महिषी नामक गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सन 1735 ईस्वी में रानी पद्मावती ने कराया था। शक्ति पुराण के अनुसार महामाया सती के मृत शरीर को लेकर शिव जब पागलों की तरह तांडव मचा रहे थे, तो इससे होने वाले प्रलय की आशंका को देखते हुए विष्णु द्वारा महामाया के मृत शरीर को अपने सुदर्शन से 52 भागों में विभक्त कर दिया और सती का जो हिस्सा धरातल पर गिरा उसे सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्धि मिली। सहरसा में सती का बायां नेत्र गिरा था। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि सती का एक हिस्सा जो है वो आपका दीर्घेश्वरी में भी गिरा था। तो ये दीर्घेश्वरी भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका गुवाहाटी में है दीर्घेश्वरी, जो कि असम राजा परमाता सिंह ने बनवाया था। और कहा जाता है मंदिर के पास गणेश जी का एक बहुत अच्छा मंदिर भी है, जो खूबसूरत पिकनिक स्पॉट और एक छोटी सी पानी की टंकी के साथ रखा गया है। और उस पानी की टंकी में जो मतलब कुछ मछलियां वगैरह भी जो है रखा गया है। तो और एक और चीज है आपका उमानंदा, ये उमानंदा भी गुवाहाटी में है, जो विशाल ब्रह्मपुत्र के पिकॉक टापू पर स्थित है। भगवान शिव का मंदिर है और अहोम राजा गदाधर सिंह के शासन में ये बनाया गया था। हंदीक्यू ने बनाया था इसको। ठीक है, तो ये आपका एक जो और दीर्घेश्वरी है, यहाँ माता दुर्गा का मंदिर है दीर्घेश्वरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा एक फल है। देखिए निम्न में से कौन सा एक फल है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका भिंडी एक फल है जो जमीन के ऊपर लगता है और लगभग 1 मीटर का इसका पौधा होता है। और इसको जो है अविल मोल्कस एस्कुलेंटस इसका वैज्ञानिक नाम है। बनारस में राम तरोई कहते हैं, छत्तीसगढ़ में रामकलिया कहते हैं। और जो आपका आलू और शकरकंद है उसका वो तना का भाग है, जबकि मूली आपका जड़ है। एक चीज और, टमाटर भी आपका एक फल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो आपका वास्तविक रूप से मछली जो है समुद्री घोड़ा है। लेकिन इसके पीछे जो फिश लगा हुआ देख रहे हैं, ये कोई मछली वछली नहीं है, तो क्या है, ये से जीवधारी है।
जिन्हें मछली के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी का शुद्धतम रूप आश्वित जल है। लेकिन रुकिए, प्राकृतिक रूप से वर्षा का पानी जल का शुद्धतम रूप है जिसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से आश्वित जल शुद्ध जल माना जाता है। वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाए तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पैरेक्स कांच प्रयोगशाला का उपकरण बनाने के लिए, फ्लिंट कांच कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब बनाने के लिए, क्रिस्टलीय कांच का प्रयोग झिलमिलाहट पैदा करने के लिए किया जाता है या झिलमिलाहट प्रकार के सामान को बनाने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, इसीलिए विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। चलिए थैंक यू दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।